गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है, अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की याद गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिकावृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वरलहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयम से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है। प्रेम और रोटी। असिस्टेंट काउंसिलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो? 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। आह, लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है। मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है? हमारी जान पहचान पहले पहल लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या? लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ, अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है।
और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम। सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफ साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह, उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूं। क्या क्या? और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं और अनुवाद भी कर सकता हूं, और फिर मैं प्रूफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूं। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूं। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक, यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? उफ, मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चों, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है। समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा। लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं, और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं, और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो, उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था, और उसकी लुइयो वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए तो कैसा सुंदर गर्वसा अनुभव कर रहे थे, और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था, जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा, और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं, यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर में इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था, अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी। इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थीं। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा, जिसमें स्प्रिंगदार कड़ते, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था, क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे। सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी, और एक मेज ली जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी मां की सलाह और सहायता ली। तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसिलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता, सब फर्नीचर आ गया या नहीं यह खबर रखता, चेक लिखता, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्टाफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायतशारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे, और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है,
तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 क्रोनर पर एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है। आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कढ़े हुए तकिए के गिलाफू सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 क्रोनर का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था। दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्सव शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्ताफो पहले उठ बैठा। हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी, फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं। प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया, जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्यभरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी और क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए सड़क पर मालस बाप के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था। और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्ताफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन ओह कैसे जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा, पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्ताफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी 1 दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चात दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटकाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही प्रियतमजरा बस ठहर जाओ। इस बीच में गस्ताफ मेज उठाकर रखता है, उस पर एक सफेद चिट्टा मिचपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्ताफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर, उसमें पहिए लगे हुए थे, टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो, अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती है। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है। कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थीं, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्ताफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूढ़ मगज। अरे शादी नहीं करना चाहते यह भी कोई बात है भला। और कितने खुदगरज हैं यह लोग।
इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते रहन के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे। गस्ताफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ, लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया खाने खा ही रहा है, मेवे, मिठाइयां और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है, क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्ताफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, ओह तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो। ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई, जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्ताफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसिलर के हाथ अच्छा माल लगा है। एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाइए, बिना किसी जरा सी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए। सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचत माशो और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्ता को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक गपशप लड़ाते। गस्ताफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्ताफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया। लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही। उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी। शायद दीवार के कागज में संख्या रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्ताफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुक दंद डॉक्टर लगी।
बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरसी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती ही हुई हो। यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा, यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है। यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई, लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा। और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है, और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुरा ठाट बाट से रहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सकाए। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली, कोई 2 अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाखामी थे और लाठियां लिए हुए थे। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौटकर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है न? सो तो ठीक है। टके सेर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है। जब पैसा नहीं होता पास में, बतलाओ न हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं? प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है, सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी हैं, और इनके ऊपर शैरी का एक गिलास कितना मजा देगा, जानती हो? और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शैरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही हैं उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा, पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्त वाला धमकी देता था, और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो। बस असिस्टेंट काउंसलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा, लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, प्राण से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हेम्ब्रा रेस्तरां में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा।
बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया। बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थीं। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना फनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की, उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी, और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर किसी लेनदार की आवाजों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रुखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था। खैर, सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए। तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और ऋण पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन ने आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के मालस बाप की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर्म में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतारकर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कुक अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास, और न लेटने को टूटी चारपाई, और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी, जहां उसे रात को 8-8, 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी, हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था। अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं, और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब धुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया।
हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितने शर्म की बात है। और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हर एक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं, तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग न ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निःसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रिकाल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तनमन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मलमल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूपराशि के साथ पुनः लौट आया है। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए।
भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गई। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तनमन आह्लादित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्पसेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्य सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था, आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा तो उनको प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राजा ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलमालाओं और मोतिनियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनको प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठीं। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिक्यों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है। ऋषिदेव, राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर